लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह से क्या स्थिति कौन सी पार्टी की बनती नजर आ रही है और क्या है आंकड़ा, वो हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं कि बीजेपी कितनी सीटों पर आगे चल रही है, क्योंकि अभी रुझान है, कुछ देर में वो नतीजों में भी तब्दील हो जाएंगे। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी बढ़त बनाते हुए दिख रही है। 259 सीटों पर बीजेपी और उसका गठबंधन आगे चल रहा है। अभी तक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी, एक बार फिर से वापसी की है बीजेपी ने। तो रुझानों के मुताबिक 259 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बात करें समाजवादी पार्टी गठबंधन की तो 137 सीटों पर लीड करते हुए दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन। अच्छी परफॉर्मेंसेस को कहेंगे 2017 के मुताबिक। अन्य दूसरे दलों की बात भी आपके सामने हम रखेंगे। मायावती की पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही आगे चल रही है। झटका है यहां पर मायावती के लिए, क्योंकि 2017 में बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी, 19 सीटें थी, लेकिन अब 2 पर सिमट गई है। कांग्रेस की स्थिति भी आप जान लीजिए। कांग्रेस 3 सीटों पर फिलहाल आगे चलते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अच्छी स्थिति कांग्रेस की भी यहां पर नजर नहीं आ रही है। 2017 के मुताबिक अदर्स के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो 403 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के पास आंकड़ा है। अभी तक 259 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 137 सीटों पर आगे चल रही है। बीएसपी की स्थिति भी ठीक नजर नहीं आ रही है। वहीं कांग्रेस भी अभी लड़खड़ाते हुए 3 सीटों पर आगे चल रही है। सामने रख रहे, देखिए एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। 260 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 136 सीटों पर लीड कर रही है। मायावती की पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें फिलहाल तो जाते हुए दिखाई दे रही हैं। अदर्स के खाते में 2 सीटें यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सबका एक ही निचोड़ 260 सीटों के साथ एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की वापसी हो रही है। तो ये तमाम आंकड़े हमने आपके सामने रखे पार्टी वाइज कि किस तरह से यूपी में बीजेपी 260 सीटों के साथ लीड करती हुई दिख रही है। सरकार की वापसी एक बार फिर से होने जा रही है यूपी में। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर दिख रहा है 2017 के मुकाबले। मेरे सहयोगी नोएडा से जुड़े हुए हैं। अनुपम, ओवर टू यू। यूपी में मोदी और योगी का मैजिक चल गया है। उत्तर प्रदेश में रुझानों में बीजेपी लगातार 260 से ज्यादा सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी 135 सीट के आसपास नजर आ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अनुमान से भी कम सीटें रुझानों में मिलती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जनता ने बीजेपी के विकास और कानून व्यवस्था के दावों पर भरोसा जताया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत दिख रही है। 37 साल बाद पहली बार सरकार रिपीट होगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने नया इतिहास रच दिया है। और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अमित शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं डाटा एनालिसिस सेंटर में। अमित, जो डाटा की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर जो मैंडेट अब तक रुझानों में साबित आया है उसके हिसाब से एरिया वाइज क्या तस्वीर उभर रही है? फिलहाल तो अगर ओवरऑल आप देखेंगे अनुपम, तो आप देखिए कि हर तरफ आपको भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। हाँ, समाजवादी पार्टी की सीटें इस बार बढ़ रही हैं 2017 के मुकाबले। इस वजह से आपको कई सारे हिस्सों में लाल लाल भी नजर आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक फिल्टर दिखाना चाहता हूं अनुपम कि योगी के मंत्रियों की इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। 5 साल बतौर विधायक और उसके बाद एक मंत्री के तौर पर उन्होंने जो कामकाज किया है उस पर जनता ने क्या उनको सपोर्ट किया है वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसे कई सारे मंत्री हैं अनुपम जिनकी स्थिति इस बार चुनौतीपूर्ण है। आप देखिए 47 मंत्री हैं कुल मिलाकर। 47 में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं 34 मंत्री ऐसे हैं कि जो बढ़त बनाए हुए हैं अपनी अपनी सीटों पर, और समाजवादी पार्टी की तरफ से 13 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि योगी के मंत्रियों को पटखनी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सीधा से समझिए कि 13 प्लस हो रहा है समाजवादी पार्टी गठबंधन में और 13 माइनस हो रहा है बीजेपी गठबंधन में। लेकिन जो माइनस हो रहा है ये योगी कैबिनेट के मंत्री हैं। हालांकि कुछ ऐसे मंत्री भी हैं अनुपम की जो बगावत करके चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में चले गए थे, चाहे वो धर्म सिंह सैनी हो, चाहे वो दयाशंकर सिंह हो, या फिर ओपी राजभर जो कि 18 महीने बाद ही छोड़कर चले गए थे।
तो इन मंत्रियों को भी इसमें काउंट किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत अहम सीट हो जाती है थाना भवन की। सुरेश राणा जो कि योगी कैबिनेट में बहुत बड़ा चेहरा थे, दमदार चेहरा थे, योगी जी के करीबी थे, उनकी सीट भी फिलहाल अनुपम यहां पर फंसती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, आपने बड़ी विस्तार से चीज़ों को बताया और जाहिर तौर पे सुरेश राणा का जो जिक्र आपने किया है, जाहिर तौर पर जो तमाम फैक्टर्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभावी थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान या सुरेश राणा भी जब मतदान हुआ था तो उसके बाद उन चीज़ों का जिक्र गाए बगाए करते हुए हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान हैं। शरद त्रिवेदी प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मुजफ्फर खान समाजवादी पार्टी के नेता, मनोज रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मनोज जी, दिग्गजों को अगर हार का सामना करना पड़ रहा है या दिग्गज अगर पीछे चल रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या कास्ट सिनेरियो एक फैक्टर है, लोकल फैक्टर्स हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, क्या रीजन हो सकता है? देखिए, एक केंद्रीय मंत्री थे, बिहार से थे। जब उनकी कंस्टिट्यूएंसी से लोग उनसे मिलने आते थे कोई काम लेके, तो वो मिलते जुलते नहीं थे, कहते थे फैक्स कर दो। तो अब जब वो वापस गए वोट मांगने के लिए तो पब्लिक ने कहा कि ऐसा करिए, आप ज़्यादा बात ना करिए, हमसे फैक्स कर दीजिए। अगर आप लोगों से मेल जोल नहीं रखेंगे तो आप देखिए, पब्लिक जो है वो अहंकार बर्दाश्त नहीं करती है, अपने नेता में अहंकार बर्दाश्त नहीं करती है। तो अगर मंत्री जो है मिलनसार नहीं होगा, लोगों का काम नहीं करेगा, कर्मठ नहीं होगा, लोगों की तकलीफों में शामिल नहीं होगा, उनकी दिक्कतें दूर नहीं करेगा, तो उनका भी फिर वो रूठ जाते हैं ना। मतलब क्या कारण है कि केवल 12 ही मंत्री हार रहे हैं, 35 जीत रहे हैं? जिन्होंने अच्छा व्यवहार रखा होगा वो जीत रहे हैं, जिन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं रखा होगा वो हार रहे हैं। लेकिन मनोज जी, मैं एक छोटा सा सवाल और आपसे पूछूं, फिर बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। अगर हम रुझानों के बाद जो पूरी फिगर्स आई हैं उनको देखें तो सबसे ज्यादा शॉकिंग हम बीएसपी को देख करके हो रहे हैं। शायद आप भी हो रहे होंगे कि बीएसपी सिर्फ मात्र 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जो कि 2017 में या उससे पहले 2012 में या उससे पहले 2007 में जो स्थिति थी वो सबसे वर्स्ट पोजीशन यहां पर दिखाई दे रही है अभी। देखिए, मैंने इस पार्टी को जन्म लेते देखा है। कांशीराम से मैंने इंटरव्यू किया था तब, जबकि कांशीराम हीरो नहीं थे जी, सुपरस्टार नहीं थे। उन्होंने जमीन पे काम किया था, एक एक आदमी से मिलके एक एक रुपया चंदा लेके, चाहे वो सेक्रेटरी हो गवर्नमेंट में, चाहे वो चपरासी हो। और उन्होंने बामसेफ और DS4 संस्थाएं बनाई, फिर बहुजन समाज पार्टी बनाई। मायावती ने जमीनी काम नहीं किया हुआ था, उनको विरासत में सीधे सीधे कांशीराम का किया हुआ काम मिल गया। तो एक गुडविल थी जो अपने मोमेंटम पे, वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, मतलब बॉडी कंटिन्यूज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब उसके बाद लेकिन धीरे धीरे वो, अगर आप उसमें फोर्स नहीं ऐड करेंगे तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाता है ना। मायावती ने उसमें फोर्स ऐड की कि मतलब उन्होंने जब पावर आई तो उन्होंने दलितों, बड़ी बात आप कह रहे हैं। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी भी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। एक छोटी चीज ऐड कर दूं, मायावती सतीश द्विवेदी चुनाव हार गए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से। यहां पर ये बड़ी खबर, सतीश द्विवेदी सिद्धार्थनगर की इटवा से चुनाव हार गए हैं। ये बड़ी खबर, मंत्री सतीश द्विवेदी चुनाव हार गए हैं। तमाम बातें लगातार कही जा रही थी। शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता। शरद जी, तमाम आपकी पार्टी के दिग्गज जो है वो हार भी रहे हैं, कुछ पीछे भी चल रहे हैं। ऐसे में क्या माना जाए, भले ही रुझानों के बाद मैंडेट तो आपकी पार्टी को मिलता दिख रहा है और नतीजों के बाद भी हो सकता है कि यही अगर तस्वीर रहती है तो क्लियर मेजोरिटी आपके पास रहेगी, लेकिन दिग्गजों का हारना सवाल तो खड़े करता है। जी, इस पे अभी चुनाव के बाद विश्लेषण करेगी पार्टी और उसका क्या कारण थे, किस कारण से ये जो हम लोग मैसेज देना चाहते थे जनता के बीच में नहीं जा पाया, और उन खास क्षेत्रों में क्या समीकरण था, क्यों इस तरह की वोटिंग पैटर्न बदला है, इसकी समीक्षा बाद में करनी पड़ेगी। फिलहाल तो हम लोग जीत रहे हैं और जो हम लोगों ने काम किया है पिछले 4 साल में, 5 साल में, उसका हम लोगों को नतीजा मिल रहा है। और जिस तरह की राजनीति 90 के बाद शुरू हुई थी उसको जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। जो जातिवाद, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, इनकी जो राजनीति थी अब उसका कोई उत्तर प्रदेश में जगह नहीं। और हम लोग एक भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे, ये लोग पुरानी लड़ाई लड़ रहे थे कि 2-3 जातियों को लेके, एक धर्म को लेके समीकरण बैठाओ और चुनाव जीत जाओ। हम लोगों ने जनता के बीच में कार्य किया। मोदी जी और योगी जी दोनों की जो टीम थी उसने, मतलब आप कह रहे हैं विकास की सोच चली, बंटवारे की सोच नहीं चल पाई। भुवन जोशी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। भुवन जी, बीजेपी विकास की बात करती रही और विकास का मॉडल बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो गया,
आपको ऐसा लगता है यही आपके लिए नुकसान बन गया? देखिए, हम अभी जो लास्ट कमिट तो तब कर पाएंगे जब फाइनल आंकड़े आ जाएंगे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से और अन्य चैनल पर भी रहा, तो मैं देख रहा हूँ कहीं पर अंतर 20, कहीं पर 80, 100, 1000, 2000 तक का अंतर है और अभी राउंडिंग बची हुई है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमने परीक्षा 5 साल में मेहनत करके दी है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमने जो लगातार एक मजबूत विपक्ष की भूमिका, मतलब आप अभी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अभी भी आप मानते हैं कि आप मेजोरिटी हासिल कर लेंगे? हम राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी भी हैं और हम विश्लेषण करते हैं। अब जैसा मैं देख पा रहा हूँ, मेरे पे सूचनाएं भी लगातार आ रही है कि कई जगह वोटों का अंतर इतना है कि 20 से लेकर और 1000 तक अंतर है कई सीटों पर। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मेहनत करी गई है पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, हमें वहां पर किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का, विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा मैं रोकूंगा आपको। बड़ी खबर आ गई है 8 राउंड की काउंटिंग यहां पर, और उसमें बड़ी खबर यह आ रही है कि पुष्कर धामी पीछे चल रहे हैं। खटीमा सीट से पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं। 8 राउंड की काउंटिंग पूरी, 2 राउंड सिर्फ बाकी हैं। 7232 वोट से पीछे चल रहे हैं पुष्कर धामी। ये यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर। खटीमा सीट से चुनावी दंगल में पुष्कर धामी ने ताल ठोकी थी और फिलहाल 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, उसके बाद वो पीछे चल रहे हैं। शरद त्रिवेदी जी, जो चेहरा पार्टी लेकर के आगे उत्तराखंड में बढ़ रही थी, वही पीछे चल रहे हैं और 2 राउंड की बस काउंटिंग बाकी है। कि पुष्कर धामी पीछे चल रहे हैं। जिस तरह चुनाव हुआ है उसमें क्या हुआ, किस तरह चुनाव लड़ा गया, क्या वजह थी, किस वजह से जो हमारी अपेक्षा थी उस पर हम लोगों को सीटें नहीं मिली, जनता के बीच में हमारे काम में क्या कमी रह गई थी, उसको हम लोग अभी विश्लेषण करेंगे। पार्टी हाईकमान जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद ये पार्टी में चिंतन किया जाएगा और आगे इस तरह की गलती ना हो उस पर हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग जीत रहे हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। पंजाब को छोड़ के सारे राज्यों में हम लोगों की सरकार बन रही है। तो हम लोग अभी तो, क्योंकि चुनाव के पूरे नतीजे भी नहीं निकले हैं, समाजवादी पार्टी वाले तो अभी भी उत्तर प्रदेश में आश्वस्त हैं, वो करें इंतजार कीजिए, अभी तो 20 से लेके 1000 का अंतर है, हम सत्ता में आ जाएंगे। देखिए, सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं है और अगर ये सोच रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर ये 100 से ऊपर के आंकड़े को पार कर लेंगे तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके लिए है। लेकिन जहां तक प्रतीत हो रहा है कि ये लोग विपक्ष में, जैसे इन्होंने अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाई थी, जनता ने इनको दोबारा विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए चुन रहे हैं और अगर वो इस तरह देख रहे हैं कि अभी भी जीत सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब 2 घंटे में क्या दिक्कत है वो भी हम लोग देख लेते हैं क्या होने जा रहा है। बिल्कुल। शरद जी आप बने रहिए, भुवन जी आपके पास भी आएंगे, मनोज जी आपके भी अपडेट लेंगे और तमाम चीजों पर एनालिसिस करेंगे, बातचीत करेंगे। बहरहाल लगातार हमारी कवरेज जारी है, अलग अलग सीटों पर, दिग्गजों के हार पर, दिग्गजों के पीछे चलने पर, और कौन कौन से मुद्दे हैं, फैक्टर कौन कौन से बीजेपी के लिए फायदेमंद हुए, उन पर भी हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। लगातार न्यूज़ 18 महा कवरेज दिखा रहा है काउंटिंग में जिस तरीके से चीजें आ रही हैं सामने, उनको यहां पर हम दिखा रहे हैं। और सबसे बड़े फैसले में मोदी और योगी की जोड़ी जो है वो सुपर हिट यहां पर हुई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रचार किया और बाकी लोगों ने भी यहां पर पूरी ताल ठोक दी उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के नेता, मनोज रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार। शरद जी, सवाल यह है कि मुद्दे तो बहुत सारे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था, राशन और जिस तरीके से माफियावाद पर लगाम कसी, क्या मानते हैं आप? चुनाव में ये 3 मुद्दे ऐसे रहे जो काफी प्रभावी रहे और बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हुए? देखिए, जो हम लोगों की रणनीति थी वो पूरी गेम को बदलने की रणनीति थी। जिस तरह 70 साल में रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली, सड़क, पानी के ऊपर जो लोग देश को बेच रहे थे, अपनी पार्टियों को बेच रहे थे, वो कहानी ख़त्म हो चुकी है। सबसे उत्तर प्रदेश के जिस हालात में भाजपा को मिला था, शासन था नहीं, आतंकवाद, अराजकता, दंगे और अपराध अपने चरम सीमा पे था। सबसे पहला हमारा काम था कि हम अपराध को कंट्रोल करें, दंगे ख़त्म करें। एक बार दंगे करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद जो प्रशासन का रिस्पांस था उसके बाद कोई दंगा नहीं हुआ
और जिन्होंने दंगे किए थे उनसे पैसे वसूले गए। इनकाउंटर 1100 इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 8 हमारे पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 100 से ऊपर अपराधी मारे गए। 42,000 अपराधियों ने या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिया या उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे नीचे के पायदान पे उत्तर प्रदेश था। 6 एक्सप्रेसवे बनाए गए, नोएडा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना, 10 मेट्रो बने, 4 कमिश्नरी बनी। तो ये चीज़ जनता देख रही है। हम लोगों ने कहा नहीं, हमने किया। एक हमारा बहुत पुराना नारा है कि जो कहते हैं सो करते हैं। जो हमने कहा था वो करके दिखाया। हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश को हम इस गर्द से निकालेंगे, हमने निकाला। ईज ऑफ बिजनेस में 14 नंबर से दूसरे नंबर पे आए हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश आज दूसरे नंबर पे है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो सन 76 में संस्था बनी थी, उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे नीचे के पायदान पे कि भारतीय जनता पार्टी जिन चीजों को उत्तर प्रदेश में उसने किया उसका फायदा उसको मिला। भुवन जोशी जी, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी क्यों रैलियों में भीड़ जुटा रही थी? अखिलेश यादव तमाम कोशिशें झूठ बोलने और तमाम चीजों पर लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, ये सब कामयाब होता नजर क्यों नहीं आया? और अब भी आप उम्मीद लगाएं कि आप वापसी कर रहे हैं? देखिए, जो उम्मीद की बात है वो मैंने आपको वोटों का अंतर बताया, क्योंकि मेरे पे लगातार जो फोन आ रहे हैं, संपर्क हो रहा है, तो वो ये बता रहे कहीं पर 20, 80, 100, 1000 तक अंतर कई सीटों पर चल रहा है। ये हमारा भी कारण है। दूसरा कारण मैं आपको बोलना चाहता हूँ भीड़ का। वो माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति मैंने खुद कई जगह पे जाना हुआ, बागपत क्षेत्र में जाना हुआ, अन्य जगह जाना हुआ, तो वहां पर मैंने देखा कि लगातार रात्रि को कार्यकर्ता और पदाधिकारी, नेता को छोड़िए, आम जनमानस था जिसका कि नेतागिरी से कोई मतलब नहीं होता। ऐसा मैंने आकर्षण अपने 27 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। तो ऐसा आकर्षण था, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये बात के चिंतन का विषय है। इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि हमारी सरकार बननी चाहिए। हम अभी तक आखिरी हमारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वो लगे हुए हैं, अभी भी उन्होंने अपने तैनात है माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर, क्योंकि आपको पता है किस तरह का माहौल चलता है। जनमत चुनाने में इनकी एक दक्षता देखते हैं हम लोग, चाहे वो मणिपुर। लेकिन चूक कहां रह गई भुवन जी, चूक कहां रह गई? विषय होता है और चिंतन का वर्णन का विषय तब चालू होता है जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है। मनोज रघुवंशी जी के पास मैं आऊंगा, उनसे तमाम चीजों को समझूंगा, लेकिन यहां पर वक्त की मजबूरी, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे और तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। मोदी योगी की सुपरहिट जोड़ी, ये टाइटल के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो 403 सीटों का दंगल है उसको लेकर के बीजेपी ने स्ट्रेटजी प्लान की और उसमें यहां पर बीजेपी अचीव होती दिखाई दे रही है। मनोज रघुवंशी जी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। मनोज जी, सवाल ये है कि आप समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी को भी देखा, बीएसपी की स्ट्रेटजी को भी देखा और बीजेपी की स्ट्रेटजी को भी आपने देखा। सवाल ये है कि तीनों की स्ट्रेटजी को आप किस तरीके से देखते हैं और आपको लगता नहीं कि बीएसपी को जो एक्टिव रोल या एग्रेसिव रोल प्ले करना चाहिए था वो शायद इस 2022 के दंगल में बीएसपी नहीं कर पाई या नहीं करना चाहती थी? देखिए, बहुत समय से बहन मायावती जो हैं वो उतनी एक्टिव नहीं, जब देखिए उनके पास जब पावर आई उन्होंने अपनी गुडविल कैसे बनाई। उन्होंने एज मुख्यमंत्री दलितों को बाकी सरकारें पट्टे देती थी, कब्जा नहीं देती थी। उन्होंने पट्टे न केवल कटवाए बल्कि कब्जा दिलवाया, तो दलित समाज को ये यकीन हो गया कि ये बिल्कुल हमारी खैर ख्वाह हैं। उनका एकदम अच्छा, और कांशीराम का किया हुआ काम था ही, तो वो बिल्कुल एकदम गुडविल जनरेट हो गई। और लेकिन उसका भी एक मोमेंटम होता है ना। उसके बाद फिर आपने उस वोट बैंक को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया कि भाई इनको दे दो, इनको दे दो। अब किसी पंडित जी को खड़ा किया, ठाकुर साहब को खड़ा किया, अब इनको दे दो, अब इनको दे दो। फिर पता लगा कि बिहाइंड द सीन्स कुछ और भी चल रहा है इनको दे दो के लिए, तो वो गुडविल इरोड हो गई। तो उनका तो वैसे भी मतलब उनकी एक्टिविटी भी कम हो गई, गुडविल भी इरोड हो गई, तो वो तो एक हश्र होना था। और साथ में उन्होंने ये कह दिया कि मैं अमित शाह से सहमत हूँ, तो वो तो चलिए एक डेंट उन्होंने खुद ही मार लिया। मैं अभी एक टिप्पणी अगर भुवन जोशी जी की बात पे कर दूं,
कि वो एक टेक्निकल पॉइंट बात कर रहे हैं कि भाई अभी तो बहुत समय, अभी तो पूरा रिजल्ट आ जाए तब। देखिए बात रिजल्ट की नहीं है, जो ट्रेंड है, जो ये भी आया है, जो रुझान भी आए हैं, तो रुझान ही इतने क्यों आ गए बीजेपी के फेवर में, आपके फेवर में क्यों नहीं आए? मतलब हरीश रावत हार गए, ये तो एक निर्णय आ गया ना, केवल रुझान नहीं है ना। तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण बात करें, इस पर आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, आप बने रहिए। गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन ने बीजेपी की प्रचंड जीत पर अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी है, हम आपको सुनवाते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इस बीच बड़ी खबर यहां पर आ रही है उत्तराखंड से। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी हार गए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी चुनाव हार गए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने चुनाव हार गए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पुष्कर धामी लगातार पीछे चल रहे थे और तभी से ये सवाल भी हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और प्रवक्ताओं से पूछ रहे थे, और यहां पर खटीमा से लगातार चुनावी दंगल में ताल ठोकते रहे, लेकिन इस बार हार का सामना पुष्कर धामी को करना पड़ा। तो दो बड़े उलटफेर, पूर्व सीएम हरीश रावत भी हारे और वर्तमान सीएम यानी कि पुष्कर धामी भी चुनाव हारे। हरीश रावत भी आपको बता दें कि लालकुआं सीट से चुनाव हार गए और पुष्कर धामी भी यहां पर चुनाव हारे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, पुष्कर धामी खटीमा से चुनावी दंगल में ताल ठोके हुए थे और यहां पर पुष्कर धामी को हार का सामना करना पड़ा है। यह एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब जाहिर तौर पर बीजेपी का आलाकमान या स्ट्रेटेजी प्लानिंग वाले लोग ये सोचेंगे कि जाहिर तौर पर कि जिस फेस को लेकर के वो चुनाव में गए थे 2022 के दंगल में, जिस युवा नेतृत्व की वो बात कर रहे थे, ऐसे में पुष्कर धामी को हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अभी जब हम बातचीत करेंगे तो इस सवाल को पूछेंगे भी कि अब उत्तराखंड में उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि पुष्कर धामी के नेतृत्व की बात थी, लेकिन पुष्कर धामी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। मनोज रघुवंशी जी, युवा नेतृत्व, पुष्कर धामी के कंधों पर उत्तराखंड की कमान, लेकिन पुष्कर धामी खटीमा से चुनाव हार गए, क्या कहेंगे आप? देखिए थोड़ा सा वी शुड बी अ लिटिल सिर्फ कंसिडरेट इन दिस मैटर कि उनको एक तो बहुत कम वक्त मिला, दूसरे जो वक्त मिला वो वक्त मुसीबत का था। मतलब वो मुसीबत बड़े बड़े दिग्गजों के लिए झेलना मुश्किल होता है, उनको सीधे मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो मतलब पुष्कर धामी, और मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव कोई पुष्कर धामी की लीडरशिप में लड़ा गया है। ये देखिए एक जो लहर थी वो ऐसा नहीं है कि योगी का जो रेडिएशन है वो उत्तराखंड में महसूस नहीं हुआ होगा, या नरेंद्र मोदी की लीडरशिप जो है वो केवल यूपी में थी और उत्तराखंड में नहीं थी। ये जो दो बड़े जो टॉलेस्ट स्टॉलवर्ड्स हैं बीजेपी के, इन दोनों की गुडविल जो है वो केवल यूपी में काम नहीं आई है, उत्तराखंड में भी काम आई है। तो ये इलेक्शन मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि इलेक्शन धामी की लीडरशिप में लड़ा गया है। मेरे हिसाब से तो ये इलेक्शन जो है बीजेपी के टॉप लीडर्स की लीडरशिप में लड़ा गया है, बीजेपी की गुडविल की स्वीप में लड़ा गया है ये। तो लेकिन आपको क्या लगता है अब क्या होगा? अब बीजेपी पुष्कर धामी को ही कमान सौंपेगी या किसी और चेहरे पर भी उत्तराखंड में विचार कर सकती है? क्योंकि अगर जिसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़े हैं वो चुनाव हार जाता है तो और विकल्पों को भी तलाशा जा सकता है। जी बिल्कुल तलाशा जा सकता है, लॉजिकली तलाशना चाहिए। देखिए एक तो स्थिति वो होती है कि वो चुनाव लड़े ही नहीं और आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तो लड़े नहीं की बात और होती है, और आपने 6 महीने में चुनाव लड़वा दिया। वहाँ कोई उत्तराखंड में कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है नहीं, केवल एमएलए होते हैं, एमएलसी तो होते नहीं हैं, तो चुनाव लड़वाना पड़ता है आपको। अब अगर मान लीजिए जैसे कि दूसरे मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, वैसी स्थिति होती तो भाई वो चुनाव उन्होंने लड़ा ही नहीं, इसलिए कारण से हटना पड़ गया। तो वो हो तो फिर भी न्यूट्रल बात, बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात हारे हुए कैंडिडेट को बनाना अपडेट लेंगे। लेकिन सीधे चलते हैं लाइव रिजल्ट हब। चांदनी हमारे सहयोगी वहां से लगातार सुबह से अपडेट दे रही हैं। चांदनी, पुष्कर धामी को हार का सामना करना पड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा, तमाम जो दिग्गज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सियासत के हैं, हरीश रावत, उनको भी हार का सामना करना पड़ा, वो चुनाव हार गए हैं। वहां से क्या अपडेट है और क्या अब तक कितने परिणाम डिक्लेयर हो चुके हैं?
बिल्कुल अनुपम, आपको बता दें कि कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की बात करें, उत्तराखंड के सीएम हैं और उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया था और ये खबर मिल रही है कि वो हार गए हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस से तो भुवन कापड़ी जो है वो जीत दर्ज यहाँ पर किए हैं। अब देखा ये जा रहा है कि एक बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है, जैसा कि आप भी बोल रहे थे कि अगर वो हार गए हैं तो क्या अब कोई और विकल्प के तौर पर देखा जाएगा, यानी कोई और सीएम चेहरा यहाँ पर होगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को लेकर ये कहा जा रहा था कि वही सीएम चेहरा है और उनको उनके चेहरे पर ये चुनाव लगा था। लेकिन बड़ी खबर अभी यही मिल रही है उत्तराखंड से कि सीएम पुष्कर सिंह धामी हार गए हैं। ये अपडेट उत्तराखंड से है। बिल्कुल, अब ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है चांदनी की, अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की स्ट्रेटजी प्लान की, आप सुबह से लगातार देख रही हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। अभी कितनी ऐसी सीटें हैं जिन पर मार्जिन काफी कम है, क्या ये जानकारी मिल पा रही है? कितनी सीटों पर नेट टू नेट की फाइट अभी बनी हुई है? अनुपम, इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कुछ फ्लक्चुएशन भी है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि हड़बड़ी में हम कुछ भी आंकड़ा नहीं बता सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड की कुछ और सीटों के बारे में जान लेते हैं। सतपाल महाराज की अगर बात करें तो वो भी हारे हैं। ये बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर सतपाल महाराज को भी हार का सामना करना पड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें, एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो हम आपको बताते हैं। धर्म सिंह सैनी केदारनाथ से कौन सपा की एक और बड़ी खबर है, सहारनपुर सीट की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। जीत गए सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट नागपुर विधानसभा से धर्म सिंह सैनी पूर्व मुख्यमंत्री हार गए हैं। पूर्व मंत्री हैं करके आपको हर सीटों का हाल बता रहे हैं सैनी जी, हर सीटों का हाल बता रहे, क्योंकि बहुत जल्दी में नहीं बता सकते, क्योंकि हर चीजें देखना होता है। हर पैमाने को नापने के बाद ही हम आप तक सटीक जो आंकड़े हैं वो पहुंचाते हैं। अनुपम, बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है चांदनी। न्यूज़ 18 की सटीकता, न्यूज़ 18 लगातार तमाम अपने अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग माध्यम से और काउंटिंग सेंटर्स पर जो हमारे रिपोर्टर हैं वो जो रियलिटी हम तक पहुंचाते हैं, वो तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। त्रिवेदी जी, आपको नहीं लगता कि पुष्कर धामी की हार एक उत्तराखंड में नेगेटिव मैसेज भी देगी बीजेपी के लोगों में, कि जिसके नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा, जिसका युवा नेतृत्व है, जिसको बीजेपी उत्तराखंड का भविष्य बता रही थी, वो चुनाव हार गया? देखिए, जो पार्टी तय करती है उसके ऊपर पूरा जो ढांचा बनाया जाता है उसके पीछे चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, किस वजह से ये इतना बड़ा आघात पहुंचा है भाजपा को, अभी इस पे विश्लेषण होगा चुनाव के बाद, क्योंकि अभी तो चुनाव अभी पूरा घोषित भी नहीं हुआ है कि क्या पूरा फैसला जनता का है, और उसके बाद इस पे जो है विचार किया जाएगा क्या बदलाव करना है, स्ट्रेटजी में क्या बदलाव करना है, नेतृत्व में क्या बदलाव करना है, करना भी है या नहीं करना है, इस पे भी विचार का, ये तो विचार का मुद्दा है। और ये चैनल पे विचार नहीं हो सकता है, ये तो पार्टी जब इस पे ऊपर समीक्षा, चलिए आप खुलकर नहीं बोलना चाहते। जोशी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में आए थे, चुनाव हार गए। ऐसे कई दिग्गज लोग हैं जो चुनाव हारते जा रहे हैं। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी क्यों बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि बड़े से बड़ा नेता हार सकता है और छोटा से छोटा कार्यकर्ता जो जीत सकता है। और अभी आप देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं देख पा रहा हूँ कि सीएम, दो सीएम के कैंडिडेट हार जाते हैं एक पर हमारे पड़ोसी प्रदेश में। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं विभिन्न चैनलों में बैठा पिछले 1 माह से, तो मैंने कहा है, देखिए इंदिरा गांधी को जब हराया गया तो राजनारायण ने हराया। उनकी स्थिति का सबको पता है, किस स्थिति के व्यक्ति थे, उन्होंने उनको हरा दिया। और जो अटल बिहारी, और इस वक्त जश्न की तस्वीरें हमारे पास आ रही है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कार्यालय पर। मोहसिन रजा भी वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की ये तस्वीरें, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर जश्न मना रहे हैं और होली के त्यौहार से पहले ये होली के रंगों की खुमारी, होली के रंगों से सराबोर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय और कार्यकर्ता साफ नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो मैंडेट उसको उत्तर प्रदेश में मिला है उसका जश्न मनाते हुए 263 सीटों पर बीजेपी प्लस बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन 133 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है
और ये तस्वीरें, एक और बड़ी खबर, सीएम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी की प्रचंड जीत पर 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, ये बड़ी अपडेट आ रही है यहां पर। बीजेपी की प्रचंड जीत पर 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर, क्योंकि आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। तो जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अपनी बात कर रहे हैं। मनोज रघुवंशी जी भी जुड़े हैं और त्रिवेदी जी भी जुड़े हैं। मनोज जी, सवाल ये है कि अगर हम देखते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य या तमाम ऐसे नेता जो चुनाव से पहले एक दल को छोड़ के दूसरे दल में गए और उनको ऐसा लग रहा था कि ये दल जो है उनके भविष्य का निर्माण कर देगा, लेकिन वहां पर उनकी हार होती है, तो आपको लगता नहीं कि ये पॉलिटिकल कैरियर खात्मे की ओर हो जाता है, खत्म हो जाता है? एक तो पॉलिटिकल करियर का बहुत बुरा बैरियर लग जाता है, एक बात है। और दूसरे क्या है कि जनता ने भी ये मैसेज देना शुरू कर दिया है कि अब हमको आप टेकन फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। मतलब ये नहीं है कि वही यशपाल आर्या जो है वो कांग्रेस से बीजेपी में आ जाएं और हरक सिंह रावत कांग्रेस से बीजेपी में आ जाएं, फिर वो बीजेपी से कांग्रेस में चले जाएं। मतलब जनता के मत का सम्मान अगर नहीं करेंगे तो जनता भी रिस्पॉन्स देना जान गई है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को जनता ने रिस्पॉन्स दिया है कि मतलब बहुजन समाज पार्टी से आप बीजेपी के अंदर और फिर इससे आप समाजवादी पार्टी के अंदर आप जंपी मारते रहेंगे क्या? तो मतलब ये चाहे जितने भी लोग हों, जनता ने रिस्पॉन्स देना सीख लिया है और दे रही है। त्रिवेदी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जिस तरीके से आप गिना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में तमाम चीजें नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो मैसेज दिया वो कास्ट सिनेरियो से हट करके एक मैसेज देने की कोशिश की, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो कास्ट सिनेरियो पर सियासत होती है अब वो आने वाले वक्त में उस लेवल तक नहीं हो पाएगी जैसा पॉलिटिकल पार्टीज अपनी झोली में लेकर के उसको करने की कोशिश करती थी? मैं इससे पहले आपको एक चीज़ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में हुई अभी फिलहाल इस चुनाव में, कि लोगों ने कहा कि साहब एक जो जाति का नेता है अगर दूसरी पार्टी में चला जाता तो जैसे मतलब हम जातियों की बात कर रहे हैं, कोई भेड़ बकरियों की बात नहीं कर रहे कि एक भेड़ गई तो सारी भेड़ उसके पीछे चली जाएंगे। जैसे अभी मनोज जी ने भी कहा कि जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति गया उससे पूरे समाज नहीं चला जाएगा। ये जनता है, जनार्दन है, ये पब्लिक है, सब जानती है कि कौन कितने किस पायदान पे है, किस तरह उनका मजाक बनाया जा रहा है। वो तो इस वजह से ये चीज़ नहीं हुई। और दूसरी चीज़ एक और है कि जैसे आपने देखा कि 14 में चाचा भतीजे साथ थे तो हमारी 80 में 73 सीटें आई थी, फिर बुआ बबुआ साथ हुए तो बुआ की नैया डूब गई, फिर लड़के साथ थे तो कांग्रेस की नैया डूब गई। जो सपा के साथ जुड़ रहा है उसका सर्वनाश हो रहा है। कह रहे हैं जो सपा के साथ जुड़ रहा है वो सपा की नैया को डुबो दे रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, मेरे जो साथी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं उनको बताना चाहता हूं कि राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान भी कहा जाता है और राजनीति विज्ञान में प्रयोग होते हैं और प्रयोग सफल और असफल दोनों होते हैं। हम सफल से भी सीखते हैं और असफल से भी सीखते हैं और आगे बढ़ने का काम करता है, जो एक राजनीतिक दल को करना चाहिए, एक लोकतांत्रिक पार्टी को करना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त होकर कह रहा हूं, हमारे अभी आप देखेंगे मैं बैठा हूं क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आदेश है, हमारी पार्टी का भी आदेश है कि कई सीटों पर हम बहुत मार्जिन से पीछे है, बहुत मार्जिन से। तो हमें निश्चित तौर पे लग रहा है कि बदलाव होगा और हम सैनिक है, समाजवादी पार्टी के सैनिक है, सिपाही है माननीय अखिलेश यादव जी के। हम लोग डटे हुए हैं सब लोग अपने अपने उस पे मोर्चे पे, और हमें विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी भी उम्मीद लगाकर रखे हैं त्रिवेदी जी, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, तारीफ कर रही होगी आपको इनके हौसले की और जज्बे की। के बिहार पे, अपने बिहार पे आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के तरफ से मैं ये आपको आश्वासन देता हूं कि सपना देखने पे ना कोई टैक्स लगा है और ना आगे कोई टैक्स लगेगा। सपने सबको देखने चाहिए, बड़े बड़े सपने देखें। पंखुड़ी पाठक की जमानत जब्त हो गई है। पंकज सिंह को यहां पर रिकॉर्ड वोट मिले हैं, रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की है। रिकॉर्ड वोटों से पंकज सिंह ने नोएडा में जीत हासिल की। 1.79 लाख से ज्यादा वोटों से पंकज सिंह यहां पर
चुनाव जीते हैं। सबसे बड़े अंतर से जीतने वाले एमएलए पंकज सिंह पंखुड़ी पाठक की जमानत जब्त हो गई है। ये यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर। रिकॉर्ड मतों से त्रिवेदी साहब नोएडा से पंकज सिंह ने जीत हासिल की है और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले वो एमएलए भी हो गए। अनुपम जी, आपने देखा कि 30 साल से वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक एयरपोर्ट के इंतजार में बैठा था और जब केंद्र देना चाहता था तो राज्य सरकार नहीं लेना चाहती, राज्य सरकार मांग रही थी तो केंद्र सरकार नहीं दे रही थी। ये डबल इंजन की सरकार की जो बात हो रही है वो यही है कि जिस दिन सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में हमारी, उसी दिन नोएडा में हवाई अड्डे का फैसला हो गया था और 2 साल के अंदर अंदर भूमि अधिग्रहण पूरा किया गया, टेंडर निकाला गया और उस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया और 23 में हम हवाई जहाज यहाँ उतार देंगे। ये पंकज जी, आदरणीय महेश शर्मा जी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे नेतृत्व का ये प्रयास था कि ये हो और उनकी वजह से ये हुआ। तो जनता देख रही है किस तरह उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। सपा और बसपा के अंडर में उत्तर प्रदेश नोएडा अथॉरिटी की, एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की चूल्हें हिल गई थी। जिस तरह इन लोगों ने यहाँ पे लूट मचाई थी, यादव सिंह जी का नाम अभी जनता भूली नहीं है, 2000 करोड़ का घोटाला किया था और 3 जो उच्च अधिकारी हैं नोएडा अथॉरिटी के और एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के, वो सब आज जेल में बैठे हुए हैं। ये इन्हीं के कर्मों का नतीजा है। तो ये जो सपा बसपा ने पिछले 30 साल में किया है, सांपनाथ नागनाथ के बीच में जो सरकार का परिवर्तन हुआ है, अब जनता ये देख चुकी है और उसका नतीजा सामने है। मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, संगीत सोम चुनाव हार गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मेरठ की सरदना सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। मेरठ की सरदना सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। संगीत सोम यहां से चुनाव हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संगीत सोम को हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम चुनाव हार गए हैं। एसपी के अतुल प्रधान ने उनको यहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। त्रिवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। त्रिवेदी जी, ये क्या हो गया? संगीत सोम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नाम, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। हाँ, वरिष्ठ नेता हैं और बहुत अच्छे उन्होंने कार्य किया है भाजपा में और सरकार में भी। लेकिन अब ये तो विश्लेषण का विषय है कि क्या वजह थी, किस वजह से वो चुनाव हारे हैं। कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह के भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे, किसानों को भड़काया जा रहा था, तो उसका कहीं ना कहीं जो किसान है जो उनमें कुछ शायद असर हुआ हो। मानते हैं कि संगीत सोम की हार में टिकैत फैक्टर है? किसानों का फैक्टर नहीं है, ये खाली जो लोगों को भड़काया गया है उसकी वजह से लोगों में ये इस तरह की एक धारणा बन गई है कि भाजपा किसानों के खिलाफ है, किसान भाजपा के साथ हैं। और ये सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5-7 जिलों की दिक्कत थी और कहीं की दिक्कत नहीं है। आपकी पार्टी ने सरदना सीट पर जीत हासिल की है, संगीत सोम को हरा दिया है। और मैं पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर इसलिए कि भड़काने का काम करा तब जीते हैं। तो इनके जितने अगर विधायक जीत रहे हैं तो क्या इन्होंने जो भड़काया है उसकी वजह से जीत रहे हैं क्या? ये इस तरह की राजनीति की दोहरी जो बात करते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये प्रदेश को पसंद नहीं है, ना देश को पसंद है। इस तरह की बातें ना करें ना राजनीतिक रूप से। आप और मेरी बात पहले कंप्लीट नहीं होने दी आपने। मैंने कहा था इस लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि हम कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी, आपको पता होगा, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के जो आवाज थे वो हार गए। एक माधवराज सिंधिया विदेश से पढ़ के आए, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, हार गए। तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। उसको जाहिर तौर पर ये मसले हैं, लेकिन लगातार न्यूज़ 18 बना हुआ है और जो भी परिणाम हमारे पास आ रहे हैं उनको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी ये कवरेज लगातार हमारी जारी है।